लोग जो चाहते हैं, लोग पाकिस्तान को गाली देना चाहते हैं तो ये गाली देंगे। लोग पाकिस्तान को अपने देश में शामिल करना चाहते हैं तो ये उनसे ऐसी बातें करेंगे। पीओके को जीतना चाहते हैं तो वो उनसे ऐसी बात करेंगे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जो आरएसएस के लोग हैं, इन लोगों ने उस आज़ादी पर रोकथाम नहीं लगाई कि ये सच्ची आज़ादी नहीं है। तब नहीं इन्होंने कहा, ये जो संविधान लिखा गया उस समय इन्होंने विरोध नहीं किया कि हमें ये मंजूर नहीं है। आज़ाद होने दिया गया, संविधान को पारित होने दिया गया, क्योंकि इनके जो दिमाग में जो विचार हैं, वो विचारों की जो पूर्ति कैसे होनी है ये अच्छी तरह जानते हैं। पहले जो है लोगों को, अगर लोगों को आज़ादी पसंद है कोई बात नहीं, लोगों को आज़ादी के तरीके से ही उनकी भावनाओं को अपने फेवर में लेके आना है। हम भी आज़ादी में शामिल होते हैं, हम आज़ादी को दूसरे तरीके से मनाएंगे, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, ये भावना है। तो लोगों को अपने साथ में जोड़ना, जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तब हम उन्हें उनका माइंड वॉश करेंगे, उनको समझाएंगे, देखो ये जो भारत है इसके टुकड़े हो गए हैं, ये जो अंग्रेजों ने टुकड़े करे हैं, ये जो मुगल आए थे उन्होंने टुकड़े करे हैं इसके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज मैं बात करूंगी आज़ादी के अमृत महोत्सव की। जी हां, वही अमृत महोत्सव जिसकी तैयारियां लगातार आए दिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं यहां पर तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि आज़ाद हिंद आज़ाद नहीं, आज़ाद हिंद आज़ाद नहीं, आज़ादी का दम भरता है, ये बेबस दिल रो पड़ता है। जब कोई गरीब भूख से मरता है, जाति धर्म के आधार पर कोई अत्याचार करता है। जी हाँ साथियों, ये पंक्तियां सोचने पर मजबूर कर देंगी। और आज मैं बात करूंगी जिस तरह से लगातार डीपी को चेंज करने की बात की जा रही है, जिस तरह से अमृत महोत्सव को मनाने की बात की जा रही है, तो इसी चर्चा में आज मेरे साथ जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। उनसे एक चर्चा करूंगी हेल्दी कि आखिर वो इस अमृत महोत्सव को किस तरह से देख रहे हैं। जब भारत को पूरे 75 साल आज़ाद होने वाले हैं तो उसी कड़ी में किस तरह से देखते हैं क्या भारत आज सही मायने में आज़ाद है, भारत में रहने वाले लोग अपनी आज़ादी को किस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। सर, एक तरफ आज़ादी का महोत्सव और दूसरी तरफ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में अत्याचार, शोषण, भुखमरी, गरीबी, शिक्षा, इन सभी चीज़ों से देश जूझ रहा है, तो किस तरह से इस आज़ादी के महोत्सव को देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, अगर परिवार में कोई डेथ हो जाए या परिवार के लोग जो हैं भूखे हों, पीड़ित हों, तो वह परिवार जो है क्या अपने लिए कोई उत्सव मना सकता है क्या? सोचने वाली बात है। और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो विद्वानों ने, तमाम दुनिया भर के विद्वानों ने ये बात कही थी कि यह आज़ादी जो है वास्तविक आज़ादी नहीं है, कुछ लोग आज़ादी है। यहाँ पूंजीपति आज़ाद हुए हैं, यहाँ ब्राह्मण यानी उच्च जाति के लोग आज़ाद हुए हैं, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा तबका आज़ाद नहीं हुआ था। भारत की आज़ादी में जो भारत की जो धन संपदा है, जो संसाधन है, उनका सही रूप से उचित बंटवारा नहीं हुआ था। जिसके पास जितनी ज़मीन थी उसके पास उतनी ज़मीन रहने दी गई। तो आज़ादी का ये सही मतलब नहीं था, सभी के लिए समान अवसर नहीं थे। आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो आरक्षण पर भी लोगों ने प्रश्न उठाए। उन लोगों ने प्रश्न उठाए जो लोग बिल्कुल संपन्न थे, जो लोग हज़ारों सालों से उन्मुक्त स्वतंत्र जीवन जी रहे थे, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। लेकिन वे लोग उन लोगों को भूल गए, अपने ही देश के अपने ही भाइयों को भूल गए जिन पर उन्हीं लोगों ने हज़ारों साल तक अत्याचार किया। अब इसको इस तरह समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति को अगर हम 100 साल तक या 10 साल तक, 5 साल तक उसके पैरों में बेड़ियाँ बांध कर जो है उसको चलने भी मत दो, और जब चलने भी नहीं दोगे और उसके बाद उसकी पेड़ियाँ घोल दो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और उसे कहो कि भैया अब मेरे साथ तू रेस लगा, अब मेरे साथ तू दौड़ और जीत कर दिखा। क्या ये संभव है? 5 सालों में उसके पैरों में कोई हरकत नहीं हुई है, वह तो चल भी नहीं पाएगा, दौड़ना तो बहुत मुश्किल बात है। तो इस तरह से जो वह वर्ग था उसके लिए एक छोटी सी व्यवस्था संविधान में की गई थी आरक्षण की, लेकिन वो आरक्षण की व्यवस्था भी अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुई है और उसका इतनी बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है कि आज संसद आर्थिक आधार पर आरक्षण लेकर आई है। और ब्राह्मणों के लिए, जो कि जिन्हें हज़ारों सालों से किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था, शिक्षा पर उनकी पाबंदी नहीं थी, आर्थिक आज़ादी उनको पूरी तरह से मिली हुई थी, उसके बावजूद उन्हें आरक्षण दिया जाता है। और आज भारत में जिस प्रकार से जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा में जो काम होना चाहिए था, शिक्षा ही वह काम था जो सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर पर
इन लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को बराबरी पर लाने का काम कर सकती थी। जी। लेकिन आज उस शिक्षा में हम देखते हैं कि संविधान में जो प्रावधान है नीति निर्देश सिद्धांतों में कि 14 वर्ष तक या 8वीं क्लास तक जो है शिक्षा मुफ्त होगी। आज 75 साल बाद भी 8वीं क्लास और 14 साल तक की शिक्षा ही मुफ्त है। उसके बाद शिक्षा मुफ्त नहीं है, बल्कि शिक्षा का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है और इस देश के लोगों को शिक्षा लेने से वंचित किया जा रहा है। अब शिक्षा लेने से वंचित किया जा रहा है तो शिक्षा लेने से वंचित करने के परिणाम क्या होंगे? शिक्षा लेने से वंचित करने के परिणाम होंगे बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक तंगी। तो इस तरह से क्या यह देश अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना सकता है? ये सोचने वाला प्रश्न है। सर, एक तरफ देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार एक मांग उठ रही है कि डीपी को चेंज करें और उस पे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको लगाए, तो इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये मूर्ख लोग हैं और केजरीवाल जी जो हैं पता नहीं कितने सारे इन्होंने झंडे लगवाए हैं बड़े-बड़े। कुल मिलाकर इस देश के लोगों को जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं, देशभक्ति है, उसको ये बताना चाहते हैं कि झंडा जो है आपके राष्ट्र भावना का प्रतीक है। अगर आपने झंडा लगाया तो आप देशभक्त हैं, अगर झंडा नहीं लगाया तो आप देशभक्त नहीं हैं। लेकिन नीलम जी, झंडा क्या है? झंडा जो है ये उसमें डंडा लगा होगा, लकड़ी का होगा। जो झंडा है जो जिसमें 3 रंग और चौथा रंग जो है आपका चक्र में है, जो 4 रंगों में रंगा हुआ है, जो कपड़े का होगा, प्लास्टिक का होगा, वह एक चीज़ मात्र है, आपकी भावनाएं नहीं है। आपकी भावनाओं का प्रतीक हो सकता है अगर आप सच्चे हृदय से इस देश के हर व्यक्ति के लिए ईमानदारी से काम करें तो। जी। सर, एक तरफ देखते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार लोग अपनी डीपी को चेंज कर रहे हैं और देशभक्ति की भावना को इस तरह से दिखा रहे हैं कि इनसे बड़ा देशभक्त नहीं है। लेकिन मात्र एक दिन के लिए डीपी लगा लेना या जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसको उठा लेना या वंदे मातरम जैसे गानों का गुणगान कर लेना, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारी धरोहर है, वो सड़कों पर पैरों के नीचे कुचलता नजर आता है। और जो इस तरह से हम देखते हैं कि लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगले दिन ही सर फोड़ने का काम करते हैं, तो कैसा राष्ट्रवाद है सर ये? नीलम जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इस देश में जो लोग ये जो झंडा लेकर और देशभक्ति की लहर चलाना चाहते हैं, वे लोग वही हैं जो भगत सिंह का नाम लेकर इस देश में देशभक्ति का राग अलापते हैं कि जो भगत सिंह का नाम लेगा वो देशभक्त है, लेकिन भगत सिंह को पढ़ेगा नहीं। भगत सिंह ने किताब लिखी मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसको पढ़ने का काम नहीं करेगा, समझने का काम नहीं करेगा। आज बहुत सारे युवा जो हैं भगत सिंह की टी-शर्ट पहनकर घूमेंगे, ऐसा लगता है कि ये युवा जो हैं देशभक्त हैं, लेकिन उन युवाओं में साक्षरता नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, वे अपने देश के बारे में नहीं जानते हैं, अपने देश के लोगों के बारे में नहीं जानते हैं, जाति व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हैं, धर्म के बारे में नहीं जानते हैं और वे लोग जो हैं देशभक्त होने का दावा करते हैं। मैं ये कहता हूँ कोई भी व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है, जो अपने देश के बारे में नहीं जानता है, अपने देश के लोगों के बारे में नहीं जानता है, जातीय अत्याचार के बारे में नहीं जानता है, धार्मिक भावनाओं के बारे में नहीं जानता है, वह व्यक्ति देशभक्त कैसे हो सकता है? और ये युवा जो कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ झंडा लेकर जो है भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और इनको भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये जो राजनीतिक दल हैं, इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन युवाओं का सहारा ले रहे हैं, इन युवाओं को जो है हथियार बना रहे हैं अपना जो है, ये सरासर गलत है। और मैं कह रहा हूँ ये डीपी चेंज करना और घर पे झंडा लगाना ये उचित नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है। और नीलम जी, जिस तरह से ये झंडे का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जगह जगह जो है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है झंडे बनेंगे, झंडों का व्यापार होगा। ये झंडों का व्यापार किसके लिए? क्या आम मजदूर आदमी के लिए है? ये अपने मित्रों को, मोदी जी ने जिन लोगों को करोड़ों अरबों रुपया देकर जो है इस देश से बाइज्जत यहाँ से जो है जाने का उनको अवसर दिया, ये उन लोगों के लिए स्कीमें आई हैं कि उनके उद्योग धंधे जो हैं फलें फूलें। इसमें देशभक्ति की भावना से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर हर डीपी पर ये जो है झंडा लगा दिया जाए, हर घर पे झंडा लगा दिया जाए, तो क्या है जो 1947 में जो देशभक्ति की भावना थी वह कम थी और आज की जो देशभक्ति की भावना है वह ज़्यादा है। 1947 में भी हिंसा हुई थी बड़े पैमाने पर। 1947 में भी ऐसे लोग थे जो देशभक्ति को अच्छी तरह जानते नहीं थे। 1947 में ऐसे लोग थे जो धर्म के नाम पर जो है लोगों का कत्ल कर रहे थे। आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं, आज भी ऐसे लोग समाज में हैं जो धर्म के नाम पर जो है एक दूसरे आदमी को देख के राजी नहीं है। तो ये कैसी आज़ादी और ये कैसा देशभक्ति का राग अलाप रहे हैं, कैसा झंडा उत्सव मना रहे हैं, क्या अमृत महोत्सव मना रहा है? सर, एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कई वीडियो वायरल हो रही हैं, जो राशन की दुकान है उस पर भी साफ साफ जो राशन देने वाला है उसको निर्देश पारित किया गया है। अब ये सरकार की तरफ से या किसकी तरफ से ये नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब हम राशन लेने जाते हैं तो हमें राशन तभी दिया जाता है जब 25 रुपये या 20 रुपये एक झंडे के लिए, मतलब कंपलसरी कर दिया है कि झंडा लोगे तो ही राशन मिलेगा, अगर झंडा नहीं खरीदोगे तो राशन नहीं मिलेगा। सर, इस पर क्या कहना है? देखिए नीलम जी, जब भी कोई बेतुकी बात होती है तो वो कोई ऑथराइज नहीं होती है।
जब नुपुर शर्मा मीडिया में बैठकर कोई बयान देती हैं तो वहाँ से बीजेपी अपना पल्ला झाड़ने के लिए क्या कहती है सब जानते हैं। इसी प्रकार से अगर लोगों से कुछ करवाना है तो वो फुसफुसाहट जो है समाज में फैला देती है। कुछ लोग हैं जो जिनको बोल देगा भैया आपने जो ऐसा करना है तो वे लोग वैसा ही करने लगते हैं। अब ये जो झंडा बेचने वाली बात है राशन दुकानों से, ये जो है सरकारी तौर पर कहीं आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें जो है कुछ ना कुछ भावनाओं का इस्तेमाल करके आप किसी भी व्यक्ति को देशभक्ति की भावना सिखा दीजिए, देशभक्ति की भावना बता दीजिए, देशभक्ति की भावना से उसको लबालब कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप उससे क्या रास्ते देशभक्ति के नाम पर किसी भी व्यक्ति को आप धार्मिक बना दीजिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं आप डाल दीजिए, किसी भी व्यक्ति का माइंड वॉश कर दो और उसको धार्मिक आधार पर जो है उससे कुछ भी करवा लो आप। होता है ना ऐसा, धार्मिक आधार पर कुछ भी करवाने का काम चल रहा है। जो जिहादी लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इस्लाम में विश्वास करने वाले लोग हैं, इस्लाम के बारे में उनको कैसी कैसी बातें बताई जाती हैं और उसके आधार पर उसके बाद उनसे क्या क्या नहीं करवाया जाता, अपने आप को आग में झोंकने तक के लिए भी राजी हो जाते हैं। तो ये जो भावनाएं हैं बहुत अजीब चीज़ हैं और मैं चाहता हूँ कि इस देश के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देश में पीएम मोदी जी हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हों, दिल्ली में सरकार में स्थापित हैं, दोनों ही देश के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके सत्ता में आए हैं और इनको देश के लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी भावनाओं में साइंटिफिक टेम्पर को शामिल करने का उनको जो अवसर देना चाहिए, उनको साइंटिफिक तरीके से समझाना चाहिए, उनको उनके भीतर जो है साइंटिफिक सोच पैदा करें, भगत सिंह को पढ़ाने का काम करें, झंडे को राष्ट्रीयता के तौर पर समझाने का काम करें कि ये झंडा है भारत का, ये राष्ट्रीय पहचान है और ये राष्ट्रीय पहचान जब तक नहीं बन सकती है जब तक कि इस देश का हर व्यक्ति की भावनाएं इस झंडे में शामिल ना हो, हर व्यक्ति को समानता का अवसर मिले, हर व्यक्ति को जो समृद्धि मिले। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मेरा पड़ोसी जो है गरीब है, दुखी है, भूखा है और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और मैं उत्सव मना रहा हूँ, तो ये मेरे लिए किसी प्रकार का उत्सव नहीं हो सकता है, ये मेरे लिए जो है सिर्फ दिखावा मात्र हो सकता है। इसलिए केजरीवाल जी और मोदी जी जो हैं इस भावनाओं के व्यापार को करना बंद करें और लोगों की भावनाओं को जो है साइंटिफिक टेम्पर में बदलने का प्रयास करें। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि 75 साल भारत को आज़ाद होने वाले हैं और मैं बात करूँगी नागपुर में आरएसएस के कार्यालय की, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि आरएसएस के ही कार्यकर्ता ये पाठ पढ़ाने का काम करें कि हर घर पे तिरंगा लगाओ, डीपी चेंज करो, लेकिन ऐसी क्या बात है कि वो अपने कार्यालय पे आज तक जो भारत का राष्ट्रीय तिरंगा है उसको नहीं फहरा पाए। और एक चीज़ और सर यहाँ पर निकल कर आ रही है, अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ बैनर प्रचारित व प्रसारित किए जा रहे हैं, जो भारत है उस भारत का पूरा भगवाकरण कर दिया गया है और जो भारत माता जिसको ये बोलते हैं उसके हाथ में भगवा की जगह तिरंगा दे दिया। तिरंगा ना फहराना, दूसरी तरफ भारत का जो नक्शा है उसका भगवाकरण करना और तीसरी बात जो भारत माता जिसको ये बोलते हैं उसके हाथ में भगवा हटाकर तिरंगा दे देना। इन तीनों चीज़ों को सर किस तरह से देख रहे हैं? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, क्रमबद्ध विकास, क्रमबद्ध तरीके से अपने टारगेट को हासिल करने का प्रयास करना। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जो आरएसएस के लोग हैं, इन लोगों ने उस आज़ादी पर रोकथाम नहीं लगाई कि ये सच्ची आज़ादी नहीं है। तब नहीं उन्होंने कहा, ये जो संविधान लिखा गया उस समय, जो संविधान लिखा गया, संविधान को अडॉप्ट किया गया, उस समय इन्होंने विरोध नहीं किया कि हमें ये मंजूर नहीं है। इन्होंने जो है उसको स्वीकार करके उसको करने दिया गया, आज़ाद होने दिया गया, संविधान को पारित होने दिया गया, क्योंकि इनके जो दिमाग में जो विचार हैं वो विचारों की जो पूर्ति कैसे होनी है ये अच्छी तरह जानते हैं। इसी प्रकार से जो है ये क्रमबद्ध विकास की तरफ चल रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से जो है कि पहले जो है लोगों को, अगर लोगों को आज़ादी पसंद है कोई बात नहीं, लोगों को आज़ादी के तरीके से ही उनकी भावनाओं को अपने फेवर में लेके आना है। हम भी आज़ादी में शामिल होते हैं, हम आज़ादी को दूसरे तरीके से मनाएंगे, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, ये भावना है। तो लोगों को अपने साथ में जोड़ना, जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तब हम उन्हें उनका माइंड वॉश करेंगे, उनको समझाएंगे, देखो ये जो भारत है इसके टुकड़े हो गए हैं, ये जो अंग्रेज़ों ने टुकड़े करे हैं, ये जो मुगल आए थे उन्होंने टुकड़े करे हैं इसके जो है, ये जो पाकिस्तान है ये भी हमारा हिस्सा है, ये हमारे पास होना चाहिए। आज पाकिस्तान की बात करके, कश्मीर की बात करके कितने लोगों की भावना इन्होंने अपने फेवर में कर ली हैं। आज क्या, लेकिन लोगों को समझाएंगे ये कि हम पाकिस्तान को जीतेंगे, कश्मीर को, अपने जो पीओके है उसको अपने देश में शामिल कर लेंगे, अखंड भारत जिसकी बात करते हैं। जयपुर में हमने जो देखे था, जो सीन जो है भारत का जो है, जो भारत माता जिसको बोलते हैं, उस भारत माता में इन्होंने पाकिस्तान को शामिल कर रखा है, पीओके को शामिल कर रखा है। पाकिस्तान जो कि आज जो है सॉवरेन कंट्री है, प्रभुता संपन्न देश है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त है,
तो उसको आज जो है आप दोबारा से अखंड भारत कह के जो है लोगों को सिर्फ भड़काने का काम करेंगे, वापस तो लेके नहीं आएंगे कभी भी जो है। पीओके को भी वापस लेके आ पाएंगे, नहीं लेके आ पाएंगे, ये भी मतलब विवाद का प्रश्न है। लेकिन कुल मिलाकर इनका जो है एक ही मकसद है कि लोगों को अपने फेवर में लेकर आना, चाहे वो किसी भी प्रकार से लेकर आएँ, और उनके पास एक ही तरीका है, वो है लोगों की भावनाओं को अपने फेवर में लेकर आना। लोग जो चाहते हैं, लोग पाकिस्तान को गाली देना चाहते हैं तो ये गाली देंगे, लोग पाकिस्तान को अपने देश में शामिल करना चाहते हैं तो ये उनसे ऐसी बातें करेंगे, पीओके को जीतना चाहते हैं तो वो उनसे ऐसी बात करेंगे। लोगों के जो भावनाएं हैं, और मैं एक बड़ी बात बताता हूँ आपको जो है, इस देश में बड़ी अच्छी मेरे को बात याद आ गई है। हम देखते थे आज से 20-25 साल पहले जो फिल्में हम देखते थे, उन फिल्मों के जो सीन हुआ करते थे और जो अभिनेत्रियों की जो कपड़े की दशा हुआ करती थी, बड़ी सभ्य हुआ करती थी, और वह कोई भी फिल्म जो है हम परिवार के साथ बैठ कर देख लिया करते थे। लेकिन आज जो है जानबूझकर इंटेंशनली ऐसे सीरियल और ऐसी फिल्में परोसी जा रही हैं जिनको कि हम अपने बच्चों के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों परोसी जा रही हैं? ये इसलिए परोसी जा रही हैं क्योंकि सेक्स ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति के माइंड को सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी दूषित करती है। और आपने अगर किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटकाना है तो उसके अंदर ये सेक्स डाल दीजिए आप जो है। अगर किसी भी व्यक्ति के माइंड में सेक्स घुस गया तो वह अपने लक्ष्य में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, और आप उससे जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। एक तरफ भगवान बुद्ध हैं जो चित्त की शुद्धता पर बात करते हैं, नग्नता को दूर रखने की बात करते हैं, नग्नता चित्त के लिए घातक है ये बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक आरएसएस है जो हिंदू संस्कृति का राग लाती है। लेकिन वही हिंदू संस्कृति जिसके हाथ में आज सेंसर बोर्ड है, लेकिन ऐसी फिल्में आज परोसी जा रही हैं समाज के सामने जिनको आज हम अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते हैं। और देखने वाली बात यह रहेगी कि आरएसएस के मुख्य कार्यालय पर जो नागपुर में है उस पर भगवा हटकर, मैं भगवा हटकर बात कर रहा हूँ कि भगवा हटाकर, और तिरंगा कब फहराया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। देखना होगा कि कब तक ये जो है काम हो पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए सर ने हमारे साथ में एक बहुत ही हेल्दी चर्चा की और बताया कि किस तरह से आज सरकार जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, इसके पीछे आखिर मंशा क्या है। साथियों, अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना ही है तो सही मायने में इस देश से गरीबी हटानी होगी। जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिर रहा है उसको ऊँचा उठाना पड़ेगा, स्वास्थ्य के स्तर में बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, और जिस तरह से आज देश का युवा रोज़गार के लिए भटक रहा है उसमें भी सरकार को कहीं ना कहीं उनको रोज़गार देकर उस दिशा में सही काम करना होगा। तभी हम सही मायने में इस देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना पाएंगे। अन्यथा तो कितने भी हम आज़ादी के आलाप रागते रहे, कितने ही बड़े बड़े नाम इनको देते रहे कि अमृत महोत्सव, लेकिन जिस तरह से देश में जो व्यक्ति आज हालातों से जूझ रहा है, अगर उस दिशा में काम नहीं होगा तो इस तरह के जो आज़ादी के अमृत महोत्सव है वो बिल्कुल ही बेकार होगा।